गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हायर परचेज अकाउंट्स। हायर परचेज अकाउंट से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परचेजेस किन किन तरीके से हो सकती है। अगर आप परचेजेस कर रहे हो तो ये परचेजेस कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। अगर हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में पेमेंट आप लमसम में भी कर सकते हो या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हो। तो ये जो पेमेंट होगी क्रेडिट परचेजेस की वो लमसम भी हो सकती है या फिर इन फेजेस हो सकती है। फेजेस का मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टुकड़े में पेमेंट। अगर हम फेजेस में पेमेंट कर रहे हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। वन इज हायर परचेज एंड द अदर इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। एंड व्हाट वी नीड टू कवर हियर इज हायर परचेज। हमें इसे पढ़ना है। तो एक बार ध्यान देते हैं हम लोग फिर से। परचेजेस आप कैश भी कर सकते हो या फिर क्रेडिट कर रहे होगे। अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट हो सकता है आप एक बार में लमसम कर रहे हो या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हो, दैट इज फेजेस। अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट कर रहे हो तो जो आपने परचेजेस की है वो इधर हायर परचेज होगी या फिर क्या होगी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होगी। हम लोग बात करने जा रहे हैं हायर परचेज की। ठीक है, देखिए हायर परचेज में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी होती है हायर वेंडर और दूसरी पार्टी होती है हायर परचेजर। हायर वेंडर उसे बोलते हैं जो सेल करता है, ये सेलर है। और हायर परचेजर मतलब ये परचेजर है। हायर वेंडर परचेजर को एसेट की पोजीशन देता है, एसेट की पोजीशन देता है और बदले में हायर परचेजर हायर वेंडर को क्या देता है, पेमेंट देता है। लेकिन ये पेमेंट जो होती है वो सिंगल पेमेंट नहीं होती, वो सीरीज ऑफ पेमेंट होती है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिख रहे हैं ये कैसी पेमेंट होती है, सीरीज ऑफ पेमेंट। ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा, हायर वेंडर हायर परचेजर को एसेट की पोजीशन देता है, एसेट की ओनरशिप नहीं देता है। एसेट की ओनरशिप नहीं देता है, वो सिर्फ पोजीशन देता है। ठीक है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एसेट की पोजीशन के साथ साथ ओनरशिप भी एसेट की ट्रांसफर हो जाती है। हायर परचेज वो सिस्टम है जिसमें वेंडर हायर परचेजर को एसेट की पोजीशन तो दे देता है, ओनरशिप नहीं देता। ओनरशिप देगा लेकिन कब देगा, जब ये आखिरी इंस्टॉलमेंट भी पे कर देगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए इस बात को। ये जो परचेजर है ये ओनर बनेगा, हायर परचेजर will become owner only on
पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर ये आखिरी किस्त भी अपनी पे कर देता है तो इसके बाद हायर परचेजर यहां पे ओनर बन जाता है। लेकिन अगर ये किस्तों को पे नहीं करता है, अगर ये अपनी सारी किस्त पे नहीं करेगा, तो ऐसे में हायर वेंडर कभी भी एसेट को वापस ले सकता है। इसका मतलब ये है एसेट यहां पे परचेज की गई, ठीक है, यहां पे एक किस्त पे करनी थी, यहां पे एक किस्त पे करनी थी, एक किस्त यहां पे करनी थी, एक यहां पे करनी थी, ये सब पे हुई, ठीक है। यहां पे एक किस्त थी जो पे करनी थी लेकिन पे नहीं हुई, ठीक है, परचेजर ने पे नहीं किया, ये भी किस्त परचेजर ने पे नहीं किया, ये भी किस्त परचेजर ने पे नहीं किया। तो हो सकता है एक समय आता है जिसके बाद हायर वेंडर इंतजार नहीं करता, हायर वेंडर कहता है कि अब तो बहुत हो गया, हमें लगता है कि अब इसका पेमेंट नहीं आएगा, और वो एसेट को वापस से ले लेता है। अगर वो एसेट को वापस ले लेता है तो इसे कहा जाता है एसेट रीपजेस हो गया, ठीक है। तो हायर वेंडर हायर परचेजर को एसेट देता है, अगर वो सारी किस्त पे कर देगा तब तो हायर परचेजर ओनर बन जाएगा एसेट का, और अगर उसने किस्तें पे नहीं की तो ऐसे में बीच में ही वो क्या करेगा, हायर वेंडर एसेट को वापस ले लेगा, ठीक है। अब हम लोग बात ये समझने जा रहे हैं कि मान लीजिए एक एसेट है जिसमें इतनी सारी किस्तें हैं, ये इतनी सारी किस्तें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी किस्त थी, जिसमें से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ये तो किसने पे कर दी, हायर परचेजर ने कर दी। अब ये पांचवी किस्त का समय है, पांचवी किस्त का समय है, हायर परचेजर नहीं देता, तो क्या हायर वेंडर तुरंत एसेट वापस ले लेता है? नहीं। पता है क्यों नहीं ले रहा है? हायर वेंडर हायर परचेजर को कह रहा है अपनी किस्त दो, तो हायर परचेजर क्या बोल रहा है, कह रहा है अभी पैसे नहीं है, अगले बार जो किस्त देना होगा उसी के साथ दे देंगे दोनों किस्त। तो अब तुरंत ये भी बिजनेस करने वाला आदमी है, कहता है चलो ठीक है अगली बार ले लेंगे। जब यहां पे जाता है कहता है कि तुम्हारी 2 किस्तें बाकी हैं दे दो, तो कहता है अभी भी पैसे नहीं है, अगली बार तो पक्का दे देंगे, ठीक है। तो फिर छोड़ देता है कि चलो ठीक है बिजनेस करना है, आगे भी तो माल किसको बेचना है, इसी को तो बेचना है, तो चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं अगली बार ले लेंगे तुमसे। लेकिन यहां पे अब फिर नहीं देता, तो अब वेंडर को क्या लग रहा है, हो सकता है पैसे न मिले, तो उसने कहा कि हम क्या करते हैं, एसेट आपकी वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो अब उसने यहां पे क्या किया, एसेट को रीपजेस कर लिया। ये वाली किस्त पे नहीं हुई थी, ये नहीं पे हुई थी, ये पे नहीं हुई थी, यहां पे एसेट रीपजेस हो गया, ठीक है। अब जब एसेट रीपजेस होता है तो अब प्रॉफिट या लॉस देखा जाता है इन द हैंड्स ऑफ हायर परचेजर। कैसे देखना है ये प्रॉफिट या लॉस? मान लीजिए ये किस्त होती है कुल मिला के 5,000 रुपए की, ठीक है, और अब परचेजर ने क्या किया है, एसेट वापस कर दिया, और वेंडर जो है कहता है कि आपने जो माल वापस किया है उसकी कीमत सिर्फ 4,000 रुपए होती है, ठीक है। वेंडर क्या कह रहा है कि उसकी कीमत कितनी होती है, सिर्फ 4,000 रुपए होती है, यानी हम आपके 5,000 रुपए में से कितना एडजस्ट करने को तैयार हैं, 4,000 रुपए एडजस्ट करने को तैयार हैं। अब ये क्या करेगा, जो परचेजर है वो एसेट की अपनी बुक वैल्यू देखेगा, उसने एसेट यहां पे परचेज किया था, वो देखेगा कि इतने पीरियड में वो कितनी डेप्रिशिएट कर गई है और मेरे हिसाब से उसकी बुक वैल्यू कितनी आती है। मान लीजिए अब परचेजर के हिसाब से एसेट की बुक वैल्यू आती है 4500 रुपया, एसेट की बुक वैल्यू परचेजर के हिसाब से कितनी, 4500 रुपया, और जबकि सेलर कह रहा है कि हम 4,000 रुपए ही इसकी कीमत मानते हैं, तो अब ये परचेजर कहेगा हमें 500 रुपए का घाटा हो गया है। क्लियर है बात आपको? तो जब भी एसेट रीपजेस की जाएगी सेलर के द्वारा, तो परचेजर अपने एसेट की बुक वैल्यू देखेगा और किस वैल्यू पे सेलर उसे ले रहा है ये देखेगा। अगर सेलर उसकी बुक वैल्यू से अधिक में ले लिया तो परचेजर क्या बोलेगा, फायदा हो गया। अगर परचेजर की जो बुक वैल्यू एसेट की आ रही है सेलर उससे कम में लेता है, तो ऐसे में परचेजर बोलेगा हमें घाटा हो गया, ठीक है ये बात। तो हमें रीपजेस के समय प्रॉफिट और लॉस देखना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस
in the books of hire purchaser at the time of repossession. Book value of asset minus value at which taken by हायर वेंडर. हायर वेंडर जब अपना माल वापस ले रहा है तो उसकी क्या कीमत लगा रहा है. ठीक है, इसे आप लेस कर दीजिए. ये जो फिगर आई है इफ इट इज पॉजिटिव तो क्या होगा, बुक वैल्यू ऑफ एसेट 5,000 रुपए और जो वेंडर है वो कह रहा है कि इसकी कीमत सिर्फ 4,000 रुपए. ये 5,000 रुपए बुक वैल्यू ऑफ एसेट और वेंडर कह रहा है कीमत 4,000 रुपए. तो 1,000 रुपए पॉजिटिव आएगा. क्या होगा, फायदा या घाटा? परचेजर के लिए क्या है, फायदा हुआ घाटा हुआ. 5,000 रुपए की एसेट थी और परचेजर की एसेट को कितने में ले रहा है वेंडर, कह रहा है बस इसकी कीमत 4,000 रुपए है. फायदा हुआ घाटा हुआ, घाटा हो गया, लॉस है. ठीक है, अगर बुक वैल्यू ऑफ एसेट 4,000 रुपए हो और वैल्यू एट विच टेकन बाय हायर वेंडर कह रहा है इसकी कीमत तो हम 5,000 रुपए मानते हैं, तो फायदा हो गया. इसे हम कहेंगे अगर ये निगेटिव फिगर है देन इट इज प्रॉफिट. क्लियर है बात आपको? चलिए, इस समय हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें डिफरेंस समझ में आए कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में क्या अंतर होता है. ठीक है, अगर हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात करें तो इसमें सेलर और परचेजर दो पार्टी हैं. सेलर जब गुड्स की पोजीशन देता है तो साथ ही साथ क्या दे देता है, ओनरशिप भी. ठीक है, यहां पे सेलर गुड्स देता है, उसकी गुड्स की पोजीशन और साथ ही साथ इसकी ओनरशिप भी. और परचेजर सेलर को क्या करता है, सीरीज ऑफ पेमेंट करता है. अगर हायर परचेजर पैसा नहीं देता है तो ऐसे में हायर वेंडर क्या करता है, माल वापस ले लेता है. लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कभी भी परचेजर अगर पैसा नहीं दे रहा है तो ये माल वापस नहीं ले सकता. ठीक है, पता है ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज. पैसा मांगने के लिए कोर्ट में जा सकता है. इसके एसेट को हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि एसेट का मालिक तो कौन बन गया है, परचेजर बन गया है. ठीक है, जबकि हायर परचेज सिस्टम में जो परचेजर होता है वो ओनर कब बनता है, आखिरी इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद. इसलिए वेंडर जब चाहे जब क्या कर सकता है, अपना माल वापस ले सकता है. लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में वो माल वापस नहीं ले सकता. ठीक है, या ये बताइए, एक जनरल बात करते हैं आपसे. ठीक है, आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हो, एक जीन्स परचेज करते हो उधार में. आपने एक जीन्स परचेज की उधार में और उसे लेके घर आ जाते हो. या ये बताइए अगर आप उसको पेमेंट नहीं दोगे तो वो दुकानदार क्या कर सकता है. एक जनरल बात कर रहे हैं. अगर आपने किसी से जीन्स परचेज की और आप अगर उसको पेमेंट नहीं करते हो तो वो शॉपकीपर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, हाँ, वो कोर्ट जाएगा. ठीक है, वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट में जाके पता है क्या बोलेगा,
हमें जीन्स वापस चाहिए? नहीं, पता है क्या बोलेगा? हमें पैसे चाहिए। ठीक है, तो अब दो रास्ते हो सकते हैं उसके। कोर्ट से यह फैसला आएगा कि आप या तो उसको पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो क्या दे दो? जीन्स दे दो। ध्यान दीजिएगा, वो दुकानदार आपसे जीन्स नहीं मांग सकता। कोर्ट ये फैसला जरूर दे सकती है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दो, और नहीं है तो उसका कर्जा तो अदा करना है, आप क्या दे दो उसे? वो जीन्स वापस कर दो। क्लियर है बात आपको? लेकिन हायर परचेज सिस्टम पे अगर आप माल लेके आए हो तो वो कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी उसकी ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप किसकी है? वेंडर की है, और वेंडर जब चाहे जब अपना माल वापस ले सकता है। ठीक है ये बात? अब हम लोग समझते हैं कि किस जगह पे हायर परचेज सिस्टम चलता है और कहां पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम चलता है। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि मार्केट में कब हायर परचेज चलता है और कब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम चलता है। बहुत सारी चीज ऐसी होती है जिसकी रीसेल वैल्यू होती है, लेकिन बहुत से आइटम ऐसे होते हैं जिनकी रीसेल नहीं होती है। ठीक है, जब ये बताइए, एक दुकानदार ने आपको जीन्स बेच दिया। ठीक है, एक दुकानदार ने आपको जीन्स बेच दिया हायर परचेज पे। ठीक है, जब ये बताइए, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो जीन्स आपसे ले सकता है कि नहीं? वो वापस ले सकता है। लेकिन जरा ये बताइए, वो लेके करेगा क्या? क्या आपकी पुरानी जीन्स बिकेगी मार्केट में? नहीं। तो पता है इसीलिए तो जीन्स हायर परचेज पे नहीं बिकती है। कौन सी चीज हायर परचेज पे बिकती है? जिसकी रीसेल वैल्यू होती है। ठीक है, मार्केट में ट्रक, मशीनरीज, कार, ये सब किस पे बिकते हैं? हायर परचेज पे। क्लियर है बात आपको? हर चीज हायर परचेज पे नहीं बिकती। जिन चीजों की रीसेल वैल्यू होती है बस वही चीजें हायर परचेज पे बिकती है, ताकि जब गुड्स को रिपोजेस किया जाए तो उसका एक मार्केट होना चाहिए। जिस चीज का कोई मार्केट नहीं होता उसे हायर परचेज पे नहीं बेचा जाता। ठीक है, आप मार्केट में सोफा सेट लेने जाओगे, टीवी लेने जाओगे, ये सब आपको हायर परचेज पे नहीं मिलेगी। पुरानी टीवी नहीं बिकती, पुराना सोफा सेट नहीं बिकेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक मशीनरी आप लिए हो 10 करोड़ रुपए की, वो मशीनरी सेकेंड हैंड बिकती है। आप कार लिए हो, ट्रक लिए हो, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे वेंडर उसे वापस ले सकता है और सेकेंड हैंड सेल कर सकता है। तो जिन चीजों की नॉर्मली सेकेंड सेल वैल्यू होती है उन्हीं को हायर परचेज पे ट्रांजैक्ट कराया जाता है। ठीक है ये बात? अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि मार्केट में हायर परचेज का फैशन आया ही कैसे, ये नई चीज कैसे इवॉल्व हो गई। जबकि सिस्टम तो यही था कि हम किसी को माल देते हैं, उधार में देते हैं, वो धीरे धीरे पेमेंट करता है, लेकिन मालिक तो कौन होता है? जिसने खरीदा है। ये सिस्टम एकाएक आया कैसे हायर परचेज, जिसमें ओनरशिप परचेजर के पास उस दिन पहुंचेगी जिस दिन वो आखिरी पेमेंट कर दिया है। ठीक है, पता है क्या होता था मार्केट में? मान लीजिए हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है, हमने एक मशीनरी खरीदी है इंस्टॉलमेंट पे। हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमने मशीनरी खरीदी है इंस्टॉलमेंट पे। जिसने हमें मशीनरी दी है इंस्टॉलमेंट पे, वो हमसे जब किस्त मांगने आता है तो हम उसे दे नहीं रहे। ठीक है, वो 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार मेरी फैक्ट्री आ चुका, वो जब भी हमसे पैसे मांगता है हम उसे मना कर दे रहे हैं। तो अब बताइए वो क्या कर सकता है? उसने माल कैसे बेचा है? हमें इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, अब जाइए ये बताइए, अगर उसने हमें इंस्टॉलमेंट पे दिया है तो मशीनरी के ओनर कौन है? हम ही हैं। ठीक है, अगर उसे मशीनरी वापस भी चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, और कोर्ट जाके भी वो मशीनरी नहीं मांगेगा, क्या मांगेगा? पैसे मांगेगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में आप ओनरशिप गुड्स के ट्रांसफर कर देते हो इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सेल, और आप सिर्फ एक ही चीज रिकवर कर सकते हो एंड दैट इज पेमेंट। ठीक है, हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमने क्या किया है, एक सेलर से मशीनरी खरीदी है ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। वो हमसे जब भी पैसे मांगने आता है हम उसे पैसे नहीं दे रहे हैं। अल्टीमेटली वो रिकवरी के लिए कोर्ट चला जाता है। ठीक है, कोर्ट में हमें भी बुलाया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि बताइए आप ये पैसे क्यों नहीं दे रहे हो इनको। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हम पैसा देना तो चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। हम कोर्ट में सीधे सीधे ये बोलते हैं पैसा हम देना चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। बताइए अब जज क्या बोलेंगे कोर्ट में?
अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो पेमेंट का दूसरा रास्ता क्या है? मशीनरी दे दो आप अपनी, ठीक है। जज हमसे बोलेंगे कि आप मशीनरी दे दो, उससे पहले पता है हम क्या बोलते हैं? ये मशीनरी मेरी, इनको दिला दो, ठीक है, और हमें कर्जा मुक्त कर दो। हम तो बड़ी परेशान चल रहे हैं कर्जे से, कर्जा तो हमको बर्दाश्त होता ही नहीं है, ये मशीनरी क्या करो, आप इनको दिला ही दो, ठीक है। अगर हम ऐसा कहते भी हैं तो पता है इंडियन कोर्ट सिस्टम क्या है? जज साहब कभी भी मेरी मशीनरी उसको नहीं दिलाएंगे। रीजन बीइंग कि हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है। अगर मेरी मशीन वापस से चली गई वेंडर के पास तो मेरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी कि नहीं? बंद हो जाएगी। अगर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा कि नहीं? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। बड़े सारे लोग मेरे यहां काम करते हैं, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पहले से ही बहुत हाई है। अगर मान लीजिए मेरी वजह से कुछ और अनएम्प्लॉयमेंट ऐड होगा तो ये देश की इकोनॉमी को और ज्यादा क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट हमसे, जज साहब हमसे क्या बोलेंगे? जज साहब हमसे बोलते हैं कोई बात नहीं, मशीनरी आप अपने पास रखे रहो, जब पैसा होगा धीरे धीरे देते रहना। आपको बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है? जिसने हमें मशीनरी दी है वो चाह के भी पैसा नहीं निकलवा पाया, हमसे मांगा, हमने दिया नहीं, और कोर्ट जाके भी पैसा निकलवा नहीं पाया, क्योंकि कोर्ट में भी फैसला क्या आया कि जब मेरे पास होगा हम धीरे धीरे देंगे, क्योंकि जज साहब मेरी इंडस्ट्री बंद नहीं करा सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में एक लेकुना है, एक कमी है, कि लोग अपना ही सामान दे रहे हैं किसी को और उसका पैसा चाहिए तो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कोर्ट से भी रिकवरी चाहते हैं तो कोर्ट से भी रिकवरी नहीं हो पा रही है, और इसीलिए मार्केट में एक नया सिस्टम इवॉल्व हो गया, एंड दैट इज नोन एज हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम इनफैक्ट एक सेल नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है। पता है सेल किस दिन होती है? सेल उस दिन होती है जब परचेजर आखिरी किस्त पे कर देता है। चलिए वापस से रीडिफाइन करते हैं। हायर परचेज, हायर वेंडर ने जिस दिन इसे एसेट दिया है, इस दिन ध्यान दीजिए कोई सेल हुई ही नहीं है, इस दिन बस और बस क्या हुआ है? एग्रीमेंट, ठीक है। हायर परचेज एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट में सेल कब आता है? जब ये आखिरी पैसा दे देता है। जब ये आखिरी पेमेंट भी कर देगा तो उस दिन सेल हो जाएगी और ये ओनर बन जाएगा। तो देखिए अब इसे कोई परेशानी नहीं है, इसने बस एक एग्रीमेंट कर रखा है, सेल नहीं किया हुआ है। ओनर कौन है अभी भी? ये हायर वेंडर। और पता है अब अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो इसे कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है, एसेट का ये ओनर है, खुद से जाएगा, मशीन उठाएगा और लेके वापस चला आएगा। ये ओनर है एसेट का, ठीक है ये बात। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की लेकुना देखिए, खुद तो पैसा ले नहीं सकता, कोर्ट जा रहा है तो कोर्ट से भी पैसा निकलवा नहीं पा रहा है। और ये सिस्टम इसे कितनी जबरदस्त हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहां पे कोई सेल हो ही नहीं रही है, यहां तो सिर्फ एक एग्रीमेंट हो रहा है, और जिस एग्रीमेंट के तहत ये इसे सिर्फ क्या देता है? पोजीशन ऑफ एसेट एंड नॉट द ओनरशिप ऑफ एसेट। क्लियर है बात आपको? चलिए हम लोग पहले डिफाइन करते हैं हायर परचेज। Hire purchase is an agreement in which hire vendor transfers possession of goods oblique asset to hire purchaser. Ownership is not transferred here. Ownership gets transferred
ownership gets transferred only when all the installments मतलब all the dues have been paid by hire purchaser. Hire vendor can take back the asset at any time before the agreement period. For non-compliance of terms of hire purchase agreement. Also, the hire vendor can return the asset at any time before the agreement period. Also, the hire vendor can return the asset at any time before the agreement period if he is not satisfied with the asset. All the installment that has already become due shall be payable but the also the hire purchaser this also the hire purchaser but the installment which was yet to get due shall not be payable. चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसे. Hire purchase is an agreement in which hire vendor transfers possession of goods oblique asset to hire purchaser
ओनरशिप यहां ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन हो जाएगी। किस दिन हो जाएगी? जब आखिरी इंस्टॉलमेंट भी हायर परचेजर पे कर देगा। हायर वेंडर जब चाहे जब एसेट को वापस ले सकता है। वापस लेने का मतलब होता है रीपर्चेस करना, ठीक है। हायर वेंडर जब चाहे जब एसेट को वापस ले सकता है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ टर्म्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ टर्म्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। पता है वो एग्रीमेंट में क्या टर्म्स डालता है? एग्रीमेंट में टर्म्स ये डाले जाते हैं कि पेमेंट की जब ड्यू डेट आएगी तो पेमेंट कर देना, ठीक है। तो निश्चित सी बात है, अगर पेमेंट की ड्यू डेट आई और परचेजर ने पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? एसेट वापस ले लेगा वो। तो हायर परचेज के एग्रीमेंट में टर्म्स में ये बात लिखी होती है कि देखिए जब जब पेमेंट आपकी ड्यू करती है आपको परचेजर को पेमेंट कर देना है। अगर वो सही समय पे पेमेंट नहीं करेगा तो एसेट वापस वेंडर ले लेगा, ठीक है। इस टर्म्स में एक बात और होती है, उसकी बात अभी इस बात को करने के बाद करते हैं। पहले ये बात करेंगे और फिर टर्म्स में एक बात और होती है, उसे फिर करेंगे। इस एग्रीमेंट में ये बताइए, छोड़ दीजिए ये सब, अगर आपसे कहा जाए कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे भी लेने का ऑप्शन है और हायर परचेज पे भी लेने का ऑप्शन है, आप कैसे लोगे? आपको एक एसेट खरीदना है, आप कैसे लोगे? इंस्टॉलमेंट पे भी मिल रही है, हायर परचेज पे भी मिल रही है, कैसे लोगे? हाँ, सबको इंस्टॉलमेंट पे लेगा। हाँ, देखिए सारे बेईमानों सारे इंस्टॉलमेंट पे लोगे, इसलिए कि अगर आपसे पैसा रिकवर न कर पाए सामने वाला तो कोर्ट जाए और वहां से भी रिकवर न कर पाए, ठीक है। तो आप सब चालाक हो, आप सब ने कहा कि हम कैसे लेंगे? इंस्टॉलमेंट। लेकिन जब सोचिए अगर दुनिया में हर कोई इंस्टॉलमेंट पे ले रहा होता तो ये सिस्टम इवॉल्व ही नहीं होता। बताइए, इस सिस्टम नाम की कोई चीज पैदा हुई है, इसका मतलब है कि कुछ लोग तैयार हैं कि हायर परचेज पे भी हम क्या करेंगे? लेंगे, ठीक है। तो हायर परचेज में सिर्फ डिसएडवांटेज नहीं है, अगर सिर्फ डिसएडवांटेज होता तो शायद मार्केट में ये सिस्टम ही ना होता, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि मार्केट में ये सिस्टम है तो क्यों है, लोग अगर हायर परचेज पे भी माल लेते हैं तो क्यों लेते हैं। हायर परचेज के साथ एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जब चाहे जब माल वापस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एक मशीनरी खरीदी हायर परचेज पे तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो जब चाहे जब वापस भी तो कर दोगे। लेकिन अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया है तो आपने मशीन खरीद ली है, आप उसके ओनर हो, पैसा दो सामने वाले को, ठीक है। और अगर आपकी मशीन खराब है और आपको वापस करना है, कोर्ट जाओ और कोर्ट में जाके ये प्रूफ करो कि आपकी मशीन गलत है और इसलिए हम सामने वाले को पैसा नहीं देंगे, अदरवाइज आप लायबल हो पैसा देने के लिए। अब जरा सोच के बताओ, आप ईमानदार हो, बेईमान नहीं हो, पैसा देने का इरादा रखते हो, कैसे लोगे? हायर परचेज। देखिए अब सारे के सारे बोल रहे हैं हायर परचेज, लेकिन दुनिया में ना तो सारे ईमानदार हैं आपकी तरह और ना ही जो पहले वाला आपका रूप था बेईमान वाला, वैसे हैं सारे लोग। तो इसीलिए दुनिया में ये दोनों सिस्टम चलता है, हायर परचेज भी और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। क्या ये बात क्लियर है सबको? अब देखिए, हायर परचेजर जब चाहे जब माल वापस कर देगा तो इससे एक नुकसान है सेलर को। क्या नुकसान है समझते हैं हम लोग। देखिए इधर आपने एक मशीन ली है, ठीक है, जिसकी लाइफ 3 साल है। इस मशीन की लाइफ 3 साल है, ठीक है। आपने हायर परचेज पे ले लिया है। इस मशीन की कीमत है 30 लाख रुपया और ये मशीन 3 साल चलती है, ठीक है। तो आपकी जो किस्त बनाई गई है वो भी कुछ इस तरीके से है, पहले साल 10 लाख देना है, दूसरे साल भी 10 लाख देना है और तीसरे साल 10 लाख देना है और 3 साल बाद आप इसके मालिक बन जाओगे, ठीक है। जब मालिक बनोगे तब वैसे ही एसेट में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो आप 3 साल बाद इस एसेट के ओनर बन जाने वाले हो। 3 साल में आपको 30 लाख रुपए देना है। आप जब चाहे जब एसेट को वापस कर सकते हो। पता है आप क्या करोगे? हम 3 साल एसेट की लाइफ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एसेट एक दिन में 8 घंटे चलेगा, ये मान के आप क्या करते हो? 24 घंटे मशीन चलाते हो, ठीक है। अगर आप 24 घंटे मशीन चलाओगे, क्या साल चलेगा? मशीन कितना चलेगा? 1 साल। जिस मशीन की लाइफ 3 साल थी उस मशीन की लाइफ 1 साल हो जाएगी और आप कभी भी वापस कर सकते हो कि नहीं? एसेट कर दोगे। आप 30 लाख की मशीन को निचोड़ लोगे, उसका खून चूस लोगे और 1 साल बाद क्या करोगे? उसे वापस कर दोगे।
जब बताइए उस सेलर को 1 रुपया मशीन का मिलेगा? नहीं, आपने उस मशीन की पूरी यूटिलिटी निकाल ली और 1 साल बाद वापस भी कर दी। लेकिन ये इस सिस्टम में है, ये इस सिस्टम में इनकॉर्पोरेटेड है कि हायर परचेजर जब चाहे जब एसेट को वापस कर सकता है। तो अब देखिए इसका एक बचाव है जो किसके पास है? सेलर के पास। और सेलर अपने बचाव के लिए एग्रीमेंट में एक बात और लिखता है। हम आ गए अब दूसरी वाली बात पे। तो हमने कहा था एग्रीमेंट में 2 बातें इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। एक कौन सी? कि समय पे पेमेंट करना, ठीक है, अगर समय पे पेमेंट नहीं आएगा तो हम एसेट को वापस ले लेंगे। और अब दूसरी बात ये क्या कह रहा है? दूसरी बात एग्रीमेंट में लिखी हुई है कि समय समय पे एसेट का रिपेयर मेंटेनेंस कराती रहना, ठीक है। समय समय पे एसेट का रिपेयर मेंटेनेंस कराना, ये एसेट का यूज कितना होना चाहिए ये भी प्रिस्क्राइब्ड है। ये नहीं कि आप कितने घंटे चला रहे हो, 24-24 घंटे चला रहे हो हमारी मशीन को, तो उसमें हायर सेलर जो है वो लिख दिया होगा। उसने क्या लिखा होगा? लिखा होगा मशीन 8 घंटे चलनी चाहिए और हर महीने रिपेयर एंड मेंटेनेंस होना चाहिए। और रिपेयर मेंटेनेंस भी किससे? एक पर्टिकुलर, उसके लिए भी वो क्या करेगा? एक कंपनी बता देगा कि इसी कंपनी से रिपेयर कराना, इसलिए ताकि जो परचेजर है फर्जी बिल ना बनवा दे कि हमने रिपेयर मेंटेनेंस कराया है, ठीक है। इसलिए वो कंपनी भी फिक्स कर देगा कि यहीं से रिपेयर मेंटेनेंस कराना। अदरवाइज देखिए, अगर हम एक हायर परचेजर हैं और मेरा इरादा है कि सारी किस्त हमें नहीं देनी है, बीच में ही एसेट को वापस कर देना है, तो हम उसका रिपेयर मेंटेनेंस नहीं कराते होंगे। हम सोचेंगे डेप्रिशिएट हो रही है, खराब हो रही है, टूट रही है, फूट रही है, होने दो, हमें करना क्या है? हमें तो कुछ समय बाद एसेट को वापस कर देना है। तो अगर ऐसा मेरा इरादा होता है तो हम एसेट पे खर्चा नहीं करते, बस एसेट को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं। और ऐसे में एसेट आपकी क्या हो रही है? वेंडर की एसेट खराब हो रही है। तो वेंडर ने इसी के लिए क्लॉजेस डाल दिया है कि देखिए आप क्या कीजिएगा, समय समय पे रिपेयर कराइएगा, इसकी किस्त भी समय पे दीजिएगा, इसका यूज भी इतना ही होना चाहिए। ये सब कुछ उसने डिफाइन कर दिया है, ठीक है बात। तो नॉन कंप्लायंस किसी भी कंडीशन की होगी तो क्या करेगा वेंडर? एसेट को वापस ले लेगा और आपको भी हक है जब चाहे जब एसेट वापस करने की, ठीक है। लेकिन आपके वापस करने के पहले पहले जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। आपके वापस करने के बाद जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी वो आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है पहली किस्त यहां पे आपने दे दी, पहली किस्त यहां पे आपने दी, दूसरी ये भी दे दी, तीसरी किस्त ये भी आपने दे दी, चौथी किस्त आपसे मांगा गया, आपने नहीं दिया, ठीक है। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी किस्त आपने नहीं दी। तो हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि वेंडर की जो सहन शक्ति है वो कितनी बड़ी है, ठीक है। अगर वेंडर को बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा तो तुरंत ले लेगा, और अगर बर्दाश्त होगा तो अभी इंतजार करेगा। तो उसने कहा कि चलो, परचेजर ने कहा अगली बार देंगे, मान गया, 5वीं किस्त पे गया। तो अगर मान लीजिए 5वीं किस्त फिर से परचेजर नहीं देता तो अब वेंडर चाहे तो ले भी सकता है और चाहे तो न भी ले, ठीक है। मान लीजिए अभी भी उसकी बर्दाश्त सीमा है, वो अभी भी नहीं ले रहा, 6वीं किस्त, अब वो कहता है कि अब तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब क्या करेंगे, हम एसेट अपनी वापस ले जाते हैं। वो यहां पे अपनी एसेट वापस ले जा रहा है। अगर वो वापस नहीं ले गया होता तो अभी 4 किस्त और बाकी थी, यहां भी 1 किस्त देनी थी, यहां भी और यहां भी, टोटल 10 किस्तें थी। अभी 4 किस्त और देनी थी अगर वो एसेट वापस नहीं ले गया होता। लेकिन सिंस वो एसेट वापस ले गया है तो अब किस्त आगे की नहीं देनी, ये देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 3 किस्त देना पड़ेगा, ठीक है ये बात। और अब क्या करता है, जब वेंडर एसेट को वापस ले जाता है तो इन 3 किस्त के अगेंस्ट ही उसे एडजस्ट करता है, इन 3 किस्त के अगेंस्ट ही उसे एडजस्ट करता है। मान लीजिए आपकी ये 3 किस्त मिला के होती है 3000 रुपए, ठीक है। तो अब वेंडर क्या करता है, इसके अगेंस्ट जो एसेट ले जाता है उसे एडजस्ट करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपकी 3000 रुपए की किस्त बाकी थी, 1000, 1000, 1000, ठीक है। वेंडर अब एसेट को ले जाता है, ठीक है। वेंडर जब एसेट को ले जाता है तो कहता है